हेलो दोस्तों, आपका चल रहा था चैप्टर अवकल समीकरण। तो आज हम लोग देखते हैं ना कि पहले हम लोग इसमें क्या किए हैं कि अवकल समीकरण बनाना है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, अवकल समीकरण बनाना देखें कि अवकल समीकरण बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। अवकल समीकरण बनाना, ठीक है। इसके पहले वाले है ना आपकी जो एक्सरसाइज थी है ना 9.1, 9.2, 9.3 तक है ना, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। और जिसमें आपका एक ही काम करना था, पहले वाले चैप्टर में आपको अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी थी, जिसको हम लोग कहेंगे आर्डर और डिग्री। और दूसरा वाला जो अवकल समीकरण है जो 9.3 और 9.2 और 9.3 है, इसमें आपको जो है ठीक ना अवकल समीकरण की फॉर्मेशन करनी थी, अवकल समीकरण बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमको पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पे लिख रहे हैं कि अवकल समीकरण का हल, ठीक ना, अवकल समीकरण का हल, ठीक ना। तो पहले इसका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं ना कि ये होता क्या है, ठीक ना। सोल्यूशन ऑफ, ठीक ना, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना, कहेंगे यहाँ पे ना सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। तो यहाँ पे अवकल समीकरण का हल, तो थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं ना, ये क्या चीज़ होती है ये, ठीक ना। उसके बाद फिर आपको पता है कि यहाँ से जो है आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो इसमें जो है कहेंगे अवकल समीकरण का हल जो है कहेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है, ठीक ना। तो इसको हम एक सेकंड लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसको हम हटा रहे हैं और अवकल समीकरण का जो है हल, इसको एक बार हम लिखते हैं ना कि क्या होता है अवकल समीकरण, ठीक है। देखिए कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कहेंगे अवकल समीकरण में, ठीक ना, अवकल समीकरण में प्रयुक्त, ठीक ना, अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों में या चरों के मध्य, ठीक ना, चरों के मध्य ऐसा संबंध, ठीक ना, चरों के मध्य ऐसा संबंध जो अवकलज से मुक्त होता है, अवकलज, या यहाँ पे हम लिख देते हैं अवकल गुणांक, ठीक ना, अवकल गुणांक, ठीक ना, अवकल गुणांक से मुक्त होता है, ठीक ना, से मुक्त होता है। तो ऐसे ही संबंध को है ना, अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के मध्य ऐसे संबंध को जो क्या हो, कहेंगे जो अवकलज या अवकल गुणांक से मुक्त होता है, ठीक ना, अवकल समीकरण का हल कहलाता है, ठीक ना। अवकल समीकरण का, ठीक ना, अवकल समीकरण का हल कहलाता है, ठीक ना, अवकल समीकरण का हल, या इसको हम लोग समाकल, ठीक ना, या इसको हम लोग पूर्वक, है ना, पूर्वर्ग कहते हैं, जिसको हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से जो है ये आपका होता है अवकल समीकरण का हल जो है। तो अवकल समीकरण का हल क्या होता है, अगर इसको अगर डिफाइन करना हो, ठीक ना। और अवकल समीकरण तो हम लोग है ना उसका समाकलन कर करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये नहीं लड़के को पता चलता है कि अवकल समीकरण का हल क्या है। तो अवकल समीकरण का हल क्या है, इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के मध्य एक ऐसा संबंध, ठीक है, जो अवकलज या अवकल गुणांक से मुक्त होता है। जैसे अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक अवकल समीकरण अपने पास d2y/dx² + y = 0 लिखी गई है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपकी अवकल समीकरण है, ये क्या है, कहेंगे अवकल समीकरण है। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो हमें एक समीकरण मिलेगा जिसमें क्या होगा, कहेंगे कि जिसमें चर आएंगे और कुछ हो सकता है स्वेच्छ अचर आएंगे, लेकिन उसमें ये नहीं आएगा, ठीक है, उसमें जो है ये नहीं आएगा, है ना। उसमें ये आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो नहीं आएगा, उसमें x आएंगे, y आएंगे, मतलब क्या है, चर में एक संबंध मिलेगा और उसमें कुछ स्वेच्छ अचर होंगे, लेकिन वो इससे अवकल गुणांक से वो क्या होगा, मुक्त होगा, ठीक ना। वो क्या हो जाएगा, कहेंगे कि अवकल गुणांक से वो मुक्त होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग है ना कहेंगे कि बता सकते हैं कि अवकल समीकरण का हल क्या होता है, कहेंगे अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के मध्य ऐसा संबंध जो अवकलज या अवकल गुणांक से मुक्त होता है, अवकल समीकरण का हल या अवकल या समाकल, या इसको हम लोग पूर्ववर्ग बोलते हैं ना, जिसको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका अवकल समीकरण का हल होता है कहते हैं, लेकिन ये दो तरह का होता है ना। अवकल समीकरण का जो है दो तरीके से हम लोग, एक अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालते हैं जिसको हम लोग जनरल सोल्यूशन कहते हैं, एक विशिष्ट हल निकालते हैं जिसको हम लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। देखिए कहेंगे कि इसका दो तरह का हल होता है। देखिए कौन सा होता है, एक इसका होता है व्यापक हल होता है, ठीक है ना। एक अवकल समीकरण का जो है
व्यापक हल होता है जिसको हम लोग जनरल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन कहते हैं। और एक अवकल समीकरण का होता है विशिष्ट हल, ठीक है ना, विशिष्ट हल, इसको हम लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना, पार्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो क्या होता है अवकल समीकरण का व्यापक हल और क्या होता है अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं। कहते हैं कि व्यापक हल हम उसको कहते हैं, है ना, कहते हैं जिसमें स्वेच्छ अचर की संख्या, व्यापक हल हम किसको कहेंगे, कहेंगे जिसमें स्वेच्छ अचर की संख्या अवकल समीकरण में प्रयुक्त कोटि या अवकल समीकरण की जितनी कोटि है उसके बराबर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक हल कहते हैं, है ना। किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, कहते हैं कि जिसमें स्वेच्छ अचर की जो संख्या होती है वो अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो अवकल समीकरण का व्यापक हल होता है। और विशिष्ट हल क्या होता है, कहते हैं कि जब, है ना, व्यापक हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचर को हम कोई विशिष्ट मान दे देते हैं, उसके बाद जो हमको समीकरण प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लिखते हैं कि व्यापक हल क्या होता है, एक बार हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, और व्यापक हल क्या होता है और विशिष्ट हल क्या होता है, दोनों हम एक बार अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको चाहे आप नोट कर सकते हैं ना कि अवकल समीकरण का हल क्या होता है। अब इसके बाद हम टाइटल लगाएंगे कि अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज कि अवकल समीकरण का हल हम लोग ज्ञान कैसे करते हैं, ठीक है। तो अवकल समीकरण का विशिष्ट हल एक बार हम देखते हैं कि अवकल समीकरण का, है ना, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल क्या होता है, ठीक है ना, सॉरी पहले व्यापक देखते हैं फिर विशिष्ट देखते हैं, है ना। व्यापक हल क्या होता है, ठीक है ना, अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ना कि जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। कहेंगे कि अवकल समीकरण का जो है व्यापक हल क्या होता है, ठीक है, कहेंगे इसको देखिए हम लिख सकते हैं ना कि अवकल समीकरण का, ठीक है ना, अवकल समीकरण का वह हल जिसमें प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या, ठीक है ना, आपको पता है स्वेच्छ अचर क्या होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है, कि कोटि के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरह से, है ना, अवकल समीकरण के उस हल को जिसमें प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या जो होती है वो अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, कहते हैं अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है ना। अवकल समीकरण का क्या कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है, ठीक है, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है, ठीक है, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण का वह हल जिसमें प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या जो होती है वो अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा व्यापक हल, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें कि कोई एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखिए हम एक, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे अगर कहा जाए एग्जाम्पल क्या इसका हो सकता है, तो जैसे देखिए ना एक एग्जाम्पल जो है, जैसे अगर हमने कहा एक समीकरण y बराबर a cos x और फिर प्लस b cos x है, ठीक ना, या b sin x है, ठीक ना, ये मान लीजिए कोई अवकल समीकरण कि ये मान लेते कोई समीकरण है, ठीक ना। अब इससे हम एक काम करते हैं, अवकल समीकरण बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, y का अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार dy/dx, a और cos x का अवकलन कितना, माइनस साइन x, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, b cos x हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका पुनः इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, d2y/,
dx स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए कि पुनः डिफ्रेंशिएट इसको क्यों करें, क्योंकि इसमें आपको बताया है कि जो स्वेच्छ अचर होते हैं ना उसकी संख्या कितनी होती है। तो स्वेच्छ अचरों की जो संख्या होती है वो आपकी जो है, कहते हैं कि इसमें 2 स्वेच्छ अचर आते हैं, तो इसलिए कहेंगे कि स्वेच्छ अचरों की संख्या इसमें क्या होती है, 2 होती है, और फिर इसको जो है हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। देखिए क्या हो जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -a और sin x का क्या हो जाएगा cos x, और फिर प्लस b है और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d2y भाई dx स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आएगा a cos x और प्लस कितना आएगा बताएंगे b sin x आएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे y लिखेंगे। तो अगर इसको y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा d2y भाई dx स्क्वायर और इक्वल टू माइनस y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा d2y भाई dx स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखिए क्या है, ये अवकल समीकरण है, ये क्या है अवकल समीकरण है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अवकल समीकरण। किस समीकरण से बनाई गई, इससे बनाई गई है, यहाँ से, इसकी ये अवकल समीकरण। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा, कहेंगे इस अवकल समीकरण का हल ये होगा। अब कहेंगे ये कौन सा, व्यापक वाला या विशिष्ट वाला, तो हमने कहा नहीं व्यापक वाला होगा। क्यों व्यापक वाला होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख चुके हैं अवकल समीकरण का वह हल जिसमें प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या, देखिए इसमें स्वेच्छ अचर कौन कौन से हैं, ए और बी हैं। स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये अवकल समीकरण आपके है, इसकी कोटि क्या है बताएंगे 2 है इसकी कोटि। तो इसका मतलब इसकी कोटि अगर 2 है तो इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है बताएंगे 2 है। तो ऐसे हल को हम लोग क्या कहते हैं, इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा, ये व्यापक हल होगा। ये क्या होगा, कहेंगे अवकल समीकरण का कौन सा हल होगा, व्यापक हल होगा, व्यापक हल होगा। ठीक है, ये आपका इतना आसान है ना व्यापक हल समझना। ठीक है ना, तो आपको कई बार है ना लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है व्यापक हल, क्या होता है विशिष्ट हल, तो वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है व्यापक हल, क्या होता है विशिष्ट हल। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखते हैं विशिष्ट हल क्या होता है ना। देखिए कहेंगे कि अगर ये जो व्यापक सोल्यूशन, जो जनरल सोल्यूशन है, जो व्यापक हल है, इसमें अगर स्वेच्छ अचर को हम अगर विशेष मान दे देते हैं, कुछ शर्तों के अंतर्गत, कुछ कंडीशन के अंतर्गत अगर इसको हम विशेष मान दे देते हैं, तो उस समय जो हल प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे कि वो उसका विशिष्ट हल होता है ना, पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब है ना आपको पार्टिकुलर सोल्यूशन भी है ना, हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं कि ये व्यापक हल तो हो चुका है। ठीक है ना, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं कि विशिष्ट हल क्या होता है ना, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल क्या होता है। और आपको ये सारी चीज़ें है ना, इसको हम जब चैप्टर करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, तो उसमें हम ये बार बार लेते रहेंगे है ना, इसको बार बार उठाते रहेंगे इस बात को कि ये व्यापक सोल्यूशन आया है और ये क्या है विशिष्ट है ना, स्पेशल उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बार बार, लेकिन आपको क्लियर यहीं पे होगा इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, इसके बाद हम लोग है ना अवकल समीकरण का विशिष्ट हल लिखते हैं यहाँ पे है ना, अवकल समीकरण का, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप थोड़ा है ना वीडियो को लास्ट तक देखें और ये चीज़ आपको है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको आज के बाद नहीं रह जाएगी है ना, कि क्या होता है व्यापक हल। कई बार लड़के ऐसे प्रश्नावली सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके बाद फिर उसमें कहता है इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो वो फिर खोजना शुरू करते हैं कि ये व्यापक हल कौन सी नई चीज़ आ गई। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा। व्यापक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद आपको पढ़ना है विशिष्ट हल। ठीक है, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल पढ़ना आपको। ठीक है, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। तो देखिए ना विशिष्ट हल क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहेंगे यदि अवकल समीकरण, ठीक है ना, यदि अवकल समीकरण के व्यापक हल में प्रयुक्त, ठीक है ना, स्वेच्छ अचरों को, ठीक है ना, प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों को, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी विशेष मान, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं अचरों को कोई, ठीक है ना, मान दे दिया जाए, कोई मान दे दिया जाए तो प्राप्त हल, ठीक है ना, प्राप्त हल अवकल समीकरण का, ठीक है ना, अवकल समीकरण का, ठीक है ना, विशिष्ट हल कहलाता है। ठीक है ना, विशिष्ट हल कहलाता है। ठीक है ना, विशिष्ट हल कहलाता है कि यदि अवकल समीकरण के व्यापक हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों को कोई मान दे दिया जाए,
तो कहते हैं कि प्राप्त हल जो होता है वो अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होता है। जैसे देखिए अभी हमने लिखा था ना y बराबर a cos x और फिर प्लस b sin x, इसको ये कौन से अवकल समीकरण का हल था, तो ये इसका हल था, है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का ये हल था। अब कहेंगे ये अवकल समीकरण है, इसका हल ये है। अगर यहाँ a और b को कोई मान प्राप्त हो गया और ये मान जो प्राप्त होगा ना वो कुछ शर्तों के अंतर्गत होगा, ऐसे नहीं कि अपने मन से कर देना है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन में आपको शर्त दी गई रहेगी कि है ना यदि x बराबर इतना y बराबर इतना, ठीक है, तो ऐसी शर्त दी गई रहेगी। तो अगर उस शर्तों को रखने के बाद ये स्वेच्छ अचर के हम मान फाइंड आउट कर लेते हैं, इस स्वेच्छ अचर के मान हम प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हम लोग कहेंगे कि इसका मतलब यहाँ पे जो है वो, जैसे मान लीजिए हमने है ना शर्तों को रखा और a बराबर मान लीजिए आपका 2 और b बराबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम रख दें इस चीज़ को तो 2 cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये जो आएगा वो हम कहेंगे तब अवकल समीकरण की व्यापक हल कही जाएगी। अब ये a और b जरूरी नहीं कि ये आए, कुछ भी आ सकता है, वो हमने एक ऐसे मान लिया है, ठीक है, केवल समझाने के लिए कि यहाँ पे जैसे हमने कुछ इसमें जो शर्त दी गई उसको हमने रखा और a और b के लिए उसको हमने सॉल्व किया x और y के स्थान पर रख के, ठीक है, कुछ शर्तों को रख के, तो a और b के हमें ऐसे अगर मान मिल गए ना तो फिर इसको हम यहाँ पे रखेंगे और फिर बोलेंगे कि ये अब की बार कौन सा हल होगा, विशिष्ट हल होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये अपना विशिष्ट हल है, पार्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये व्यापक हल है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापक हल है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप व्यापक हल और अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, है ना, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, क्योंकि अब हमको इसी पे सवाल करने हैं, ठीक है ना। आपसे सवाल में कहा जाएगा कि विशिष्ट हल व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो फिर है ना आपको पहले ये वीडियो देखना चाहिए। आप डायरेक्ट अगर प्रश्नावली पे जंप करेंगे तो आपको कई बार चीज़ें जो है थोड़ा सा टफ लगती हैं, ठीक है ना। सवाल करना तो आसान लगता है लेकिन कुछ में ऐसे घुमा के पूछता है तो फिर लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आप पहले इसको देखें फिर आप एक्सरसाइज देखें, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे, है ना, अगली एक्सरसाइज आपकी शायद 9.4 होगी, है ना, क्योंकि 9.3 तक हम कर चुके हैं।